नमस्कार, मैं हूँ विनीता और आपने ट्यून किया एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये वक्त है आपके फेवरेट प्रोग्राम अभ्यास का, जिसमें जानकारियाँ होती हैं जो आपके कॉम्पिटिशन्स में सहायक होती है और प्रश्न आप ही के भेजे हुए व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए उत्तर देते हैं हमारे एक्सपर्ट आकाशवाणी के स्टूडियो से। इस बार का विषय है एंथ्रोपोलॉजी यानी कि ह्यूमन हिस्ट्री। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो परीक्षार्थियों के बीच खासा पॉपुलर है। हमारे एक्सपर्ट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर आर.पी. मित्रा। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हम। Thank you so much, Vinita, for inviting me to your program. I am grateful to Akashvani for giving me this opportunity. आपके यहाँ इस प्रोग्राम में आके लोगों से बात करके और अपने विचार शेयर करने से। जी बिल्कुल, और ये सच है कि अभ्यास बहुत जरूरी है, यानी प्रैक्टिस, और ये सफलता जो हमें प्राप्त होती है बगैर प्रैक्टिस के पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन प्रॉपर गाइडेंस भी उतनी ही आवश्यक है और ये बात हमारे लिसनर्स अच्छे से जानते हैं। इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे एक्सप्लेनर सेगमेंट से। आइए सुनते हैं एक्सप्लेनर सेगमेंट। मानव विकास प्राइमेट्स के इतिहास में विकासवादी प्रक्रिया है, जिसके कारण होमो सेपियंस का उदय हुआ। वैज्ञानिक प्रमाणों से पता चलता है कि सभी लोगों द्वारा साझा किए गए शारीरिक और व्यवहार संबंधी लक्षण वानर पूर्वजों से उत्पन्न हुए और लगभग 6 मिलियन वर्षों की अवधि में विकसित हुए। जैव रासायनिक साक्ष्य इंगित करते हैं कि वानर मानव विचलन 5 मिलियन वर्षों के बहुत करीब हो सकता है और ये कि गोरिल्ला पहले अलग हो गया, चिंपैंजी और मानव जैसे जीवों को अलग करने से पहले एक सामान्य पूर्वज को साझा करने के लिए छोड़ दिया। होमो सेपियंस के जीवाश्मों की संख्या की खोज से पता चलता है कि आधुनिक मानव अफ्रीका में पैदा हुए और मध्य पूर्व के माध्यम से पुरानी दुनिया के बाकी हिस्सों में चले गए। शुरुआती इंसानों के जीवाश्म जो 6 से 2 मिलियन साल पहले रहते थे, पूरी तरह से अफ्रीका से आते हैं। सबसे पहले परिभाषित मानव लक्षणों में से एक द्विपादवाद यानी 2 पैरों पर चलने की क्षमता 4 मिलियन वर्ष पहले विकसित हुई थी। अन्य महत्वपूर्ण मानवीय विशेषताएं जैसे कि एक बड़ा और जटिल मस्तिष्क, उपकरण बनाने और उपयोग करने की क्षमता और भाषा की क्षमता हाल ही में विकसित हुई है। जटिल प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, कला और विस्तृत सांस्कृतिक विविधता सहित कई उन्नत लक्षण मुख्य रूप से पिछले 1 लाख वर्षों के दौरान उभरे हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 40,000 साल पहले के शुरुआती ऊपरी पाषाण युग के ये आधुनिक मानव आज की आबादी की तुलना में अधिक मजबूत हैं। अधिकांश वैज्ञानिक आज प्रारंभिक मनुष्यों की लगभग 15 से 20 विभिन्न प्रजातियों को पहचानते हैं। हालांकि वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं हैं कि ये प्रजातियां कैसे संबंधित हैं या कौन सी मर चुकी हैं। कई प्रारंभिक मानव प्रजातियों ने कोई जीवित वंशज नहीं छोड़ा। वैज्ञानिक इस बात पर भी बहस करते हैं कि प्रारंभिक मनुष्यों की विशेष प्रजातियों को कैसे पहचाना और वर्गीकृत किया जाए और किन कारकों ने प्रत्येक प्रजाति के विकास और विलुप्त होने को प्रभावित किया। अंग्रेजी प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपने उल्लेखनीय द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में बताया कि जैविक विकास कैसे हुआ। डार्विन का महान अभिनव कदम प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को विकास के तंत्र के रूप में पेश करना था। उनके अनुसार किसी भी समूह में विशेषताओं वाले व्यक्ति जो उन्हें अपने पर्यावरण के लिए सर्वोत्तम रूप से अनुकूलित करने में सक्षम बनाते हैं, जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं, जबकि जिन लोगों में इन विशेषताओं की कमी होती है उनके जीवित रहने की संभावना कम होती है। इस प्रकार प्रकृति बदलते परिवेश में उपयोगी विविधताओं का चयन और संरक्षण करती है। डार्विन ने उसे प्राकृतिक चयन कहा। प्राकृतिक चयन के माध्यम से विकास का डार्विन का सिद्धांत एक वैज्ञानिक सिद्धांत है और सभी वैज्ञानिक सिद्धांतों की तरह प्राकृतिक चयन के माध्यम से विकास के डार्विन के सिद्धांत को भी खोजों और तथ्यों द्वारा समृद्ध और विस्तारित किया गया है। विकास तब होता है जब आनुवांशिक सामग्री में
परिवर्तन होता है। डीएनए जो माता पिता से विरासत में मिला है और विशेष रूप से जनसंख्या में विभिन्न जीनों के अनुपात में डीएनए में निहित जानकारी उत्परिवर्तन नामक प्रक्रिया द्वारा बदल सकती है। जिस तरह से विशेष जीन व्यक्त किए जाते हैं वे भी बदल सकते हैं। विकास किसी एक व्यक्ति को नहीं बदलता है, बल्कि ये विकास और विकास के विरासत में मिले साधनों को बदल देता है जो एक जनसंख्या को टाइप करते हैं। शारीरिक रूप से आधुनिक मानव आबादी का विकास जारी है क्योंकि वे प्राकृतिक चयन और आनुवांशिक बहाव दोनों से प्रभावित हैं। एक्सप्लेनर सेगमेंट के बाद दोस्तों हम फिर हाजिर हैं। हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट आज प्रोफेसर आरपी मित्रा। इस सेगमेंट के बाद मुझे जो लगता है कि एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि मानव विकास में जैविक और सांस्कृतिक फैक्टर्स क्या है। देखिए, जब हम जैविक या बायोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर्स की बात करते हैं, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें कि बायोलॉजी और कल्चर दोनों ही बड़े इक्वल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अडेप्टेशन प्रोसेस में। इसीलिए हम ह्यूमन बींग्स को, मानव को, एक बायोकल्चरल एनिमल्स बोलते हैं। इस सवाल के बाद आपको मालूम है कि हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं हमारे लिसनर्स के। पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो शुभम चट्टोपाध्याय का है। मैं हूँ शुभम चट्टोपाध्याय, कोलकाता से। मेरा प्रश्न ये है कि ऑप्शनल पेपर के लिए एंथ्रोपोलॉजी अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए ऐसे छात्रों के लिए जिन्होंने पहले कभी एंथ्रोपोलॉजी अध्ययन नहीं किया है। इसके लिए मानव के इतिहास, ह्यूमन एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, उसमें आपको थोड़ी सी रुचि होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्कियोलॉजी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशियोलॉजी, इन तीनों को अगर आप में रुचि है तो उन लोगों के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक इजी सा सब्जेक्ट हो सकता है। क्या सबसे इजी वे हो सकता है कि वो इसको अडॉप्ट करें? देखिए, इसके लिए तैयारी करने का आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ बेसिक किताबें हैं, कुछ फंडामेंटल किताबें हैं, जैसे कि एक जो बहुत पुरानी और बहुत ही अच्छी सी किताब है जिसे हम बोलते हैं अदर कल्चर्स, जॉन बीटी की है जी। इसी तरह बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में कुछ जेनेटिक्स की बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल बुक्स हैं। इसके अलावा आपके आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में कुछ बहुत ही एलिमेंट्री किताबें हैं। एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो हेल्पफुल 11वीं और 12वीं क्लास की, वो शुरुआत के लिए बहुत अच्छा एक सोर्स हो सकता है जो विद्यार्थी इस विषय को पढ़ना चाहते हैं यूपीएससी के लिए। अगला सवाल आया है आंध्र प्रदेश से नीरजा मनी। I am Neeraja Mani Gunti. As the topic anthropology, how anthropology play an important role in social building? Taking anthropology as a optional in mains for civils is helpful or not? एंथ्रोपोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है नेशन बिल्डिंग में, सोसाइटी के बिल्डिंग में, कल्चर बिल्डिंग में, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ना ही एक विषय है जिसको पढ़ने से आप सिविल सर्विसेज के लिए या यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन मदद होती है। इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी जो है आपको खुद से अफेक्ट करती है। जिन्होंने भी इस विषय को पढ़ा है, हमारे जो रिसर्च हुए हैं, हमारे जो शोध हुए हैं, उन्होंने बताया है कि इट हैज़ पर्सनली अफेक्टेड देम, मेड देम मोर ह्यूमनिस्टिक। इनफैक्ट अगर एंथ्रोपोलॉजी की हम डेफिनेशन देखें, वो यही बोलता है, इट इज़ मोस्ट ह्यूमनिस्टिक ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन। इसका एक प्रभाव आपके ज्ञान में होता है, एक प्रभाव आपके आचार विचार में होता है, जिसके कारण से एक अच्छे ब्यूरोक्रेट आप बन सकते हैं। अगला सवाल है साक्षी मोनी। I'm Sakshi Moni from Bihar. The biocultural approach is the hallmark of anthropology. Explain. अन्य विषय भी बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि ज़ूलॉजी हो गया, जैसे कि आपके मेडिकल साइंस हो गए। इन विषयों का भी जो संबंध है वो बायोलॉजी की तरफ है। मगर जब हम इंसान के बारे में बात करते हैं, इंसान एक ऐसा प्राणी है जो केवल एक बायोलॉजिकल बीइंग नहीं है, क्योंकि उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा एक
कल्चरल बीइंग के हिसाब से है। और हमारी बायोलॉजी कहाँ डेवलप होती है? हमारी बायोलॉजी एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में डेवलप होती है। तो किसी भी बायोलॉजिकल फैक्ट को हम समझना चाहें, हम केवल उसको बायोलॉजी के अंदर नहीं समझ सकते। जैसे कि कोई जीन है, देखिए जीन हमारे शरीर में है, मगर उस जीन का एक्सप्रेशन जो है वो डिपेंड करता है आपके कल्चर पे, आपके रहन सहन पे, आपके आसपास क्या चीजें हैं, आपका न्यूट्रिशनल लेवल क्या है, आपका खान पीन क्या है। तो इसीलिए बायोलॉजी के साथ में कल्चर को जोड़कर ही हम बायोलॉजी को समझ सकते हैं, क्योंकि इंसान एक बायो कल्चरल एनिमल है, बायोलॉजिकल नहीं। एक सवाल और हम पूछते हैं। मैं हरिता चौधरी पंजाब में फिरोजपुर की रहने वाली हूँ। एंथ्रोपोमेट्री क्या है? किसी व्यक्ति की पोषण स्थिति और खेल क्षमता का आकलन करने में इसकी भूमिका पर चर्चा करें। हरिता जी, जब हम एंथ्रोपोमेट्री की बात करते हैं, एंथ्रोपोमेट्री एक हमारा तरीका है, एक मेथड है। हम इसे बोलते हैं इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मेजरमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज। हम जो है सिस्टमैटिकली ह्यूमन बॉडी को मेजर करते हैं। मेजर किस लिए करते हैं? 3 कारण से। हम इसमें डिटरमिन करते हैं साइज, इसमें हम डिटरमिन करते हैं स्ट्रक्चर, और इसमें हम डिटरमिन करते हैं कॉम्पोजिशन। ये तीनों चीजें जो है हमारे किसी भी बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए, हमारी किसी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, और बहुत सारी चीजों को जानने के लिए, जैसे ग्रोथ और दूसरे न्यूट्रिशनल लेवल, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, इनिशियली जो ये एंथ्रोपोमेट्री का टेक्निक वो ह्यूमन वेरिएशन स्टडी करने के लिए एंथ्रोपोलॉजी में यूज़ हुआ, बट अब ये पाया गया है कि इसके और बहुत से उपयोग हैं। जैसे कि हम एट अर्लियर लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन किस स्पोर्ट्स के लिए सूटेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी का आर्म लेंथ कितना बड़ा है, किसी के लेंग लेंथ कितने बड़े हैं, किसके आपके जो बाजुओं के आर्म सर्कमफ्रेंसेस हैं वो कितना स्ट्रेंथ है। तो ये एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स जो हैं वो दैट कैन बी अ वेरी गुड इंडिकेटर टू अर्ली आइडेंटिफाई potentially people who are fit for a particular sports। इसके अलावा इसका उपयोग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जानने के लिए, क्योंकि देखिए हमारा जो मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है वो बहुत वाइड स्प्रेड है, और वो इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड है कि डॉक्टर्स शायद अगर बायोकेमिकल टेस्ट से या दूसरे अन्य विधियों से इसको पता करना मुश्किल है। मगर कुछ हमारे जो रेशियोज होते हैं जिसमें कि हम बॉडी मास इंडेक्स, वो एक बहुत उपयोगी तरीका और बहुत आसान तरीका है जिससे हम मेल न्यूट्रिशन को बहुत पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इस अर्ली आइडेंटिफिकेशन से इसका जो हम पॉसिबल मेजर्स ले सकते हैं इसको करेक्ट करने के लिए हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस, मेल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, all these could be very easily and very conveniently determined through using the techniques of anthropometry। मित्र सर, हमें पढ़ाई के दौरान थकावट बहुत होती है, तो ऐसे में म्यूजिक प्लेज एज अ थेरेपी। हम आपसे ये पूरी तरह से एग्री करते हैं कि म्यूजिक कैन बी अ वेरी गुड change. Music can be a very good entertainer, relaxation when you are tired. So I completely agree with you। जब आप बहुत लंबे समय के लिए पढ़ रहे हैं तो म्यूजिक ब्रेक लेना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। So we'll do exactly that and we'll play a song of your choice। आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? मुझे गाना बहुत पसंद है, जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र।
वेलकम बैक फ्रेंड्स। बातें चल रही है कार्यक्रम अभ्यास में। हमारे साथ प्रोफेसर आरपी मित्रा हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। कुछ सवाल हमारे पास और भी हैं जिनको हम लेंगे। ये सवाल, मैं दीपा माथुर झांसी से बोल रही हूँ। मेरा सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। हड़प्पा पूर्व स्थलों से इसकी अंतर्जात उत्पत्ति के प्रमाणों का उल्लेख कीजिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है एक बहुत ही रहस्य का स्रोत बना हुआ है। अभी तक इन्होंने इतना कुछ छोड़ा है हमारे लिए जानने के लिए। सबसे बड़ी चीज तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो अभी तक हम लोग नहीं समझ पाए हैं इतने एडवांसमेंट होने के बाद भी, इज देयर सिस्टम ऑफ राइटिंग। अभी तक भी नहीं पढ़ा गया है कि उनकी लिखाई की विधि क्या है। सो इट्स अ ग्रेट मिस्ट्री फॉर अस। इतना कुछ लिख गए हैं मगर हमारे इतने एडवांसमेंट होने के बाद भी हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज बोलते हुए फिर मैं आपकी प्रश्न की तरफ जाऊंगा। देखिए, ये सिविलाइजेशन जो है अपने समय का सबसे एडवांस सिविलाइजेशन माना जाता है। उस तरह की टाउन प्लानिंग, उस तरह की सिविल फैसिलिटीज, उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक भी इंडिया में कई जगहों में मौजूद नहीं है जो कि 3000 साल पहले थे। फॉर एग्जाम्पल, उनके आर्किटेक्चरल वंडर देखे, जो उनके मकानों का जो ईंटें थी, इतना बड़ा सिविलाइजेशन, सब जगह सेम प्रोपोर्शन की ईंटें लगाई गई हैं। इट इज अ वेरी अमेजिंग थिंग एंड अ मिस्टीरियस थिंग फॉर अस। जिस तरह से ईंटें जोड़ी गई है, इंग्लिश बॉन्ड टेक्निक जो कि बहुत बाद में जाके डिस्कवर हुआ है, उस समय वो लोग जानते थे इस टेक्निक के बारे में। दे यूज्ड टू ट्रीट देयर वाटर बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ टू रिवर्स। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उस समय, उस जमाने के एडवांसमेंट थे। इतना एडवांस सिविलाइजेशन सडनली कैसे आ गया 2000 साल 2500 साल पहले? कई लोग ये बोलते हैं कि ये सिविलाइजेशन ऐसा लगता है कि कहीं बाहर से आया है, बट हमारे जो शोध हो रहे हैं वो हमको बता रहे हैं कि कई स्थानों में, जैसे कि सिंध हो गए, जैसे कि हमारे गुजरात में धोलावीरा हो गए, हरियाणा हिसार में राखीगढ़ी हो गए, वो सभी इंडिकेट कर रहे हैं एक प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन फेज। इन सभी साइट्स में, आमरीनाल हो गए सिंध में, पाकिस्तान में, ऐसे साइट्स पाए गए हैं जिसमें कि पॉटरी धीरे धीरे उस एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रही है, मॉडर्न हो रही है। तो हम देख सकते हैं कि इसका एंडोजिनस ओरिजिन ही है, हमारे यहीं से ही ये सिविलाइजेशन ग्रेजुअली डेवलप हुआ है। अब हम अपने दोस्तों को ये भी बता दें कि वो जो प्रश्न हमें भेजते हैं व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल आईडी जो abhyas.airnews@gmail.com पर, उन्हें हम रिसीव करते हैं और अपने एक्सपर्ट से आप तक उसके सवाल का जवाब दिलवाते हैं। अब हमारा अगला सवाल आता है। मेरा नाम सूरज सरकार है, मैं वेस्ट बंगाल मालदा टाउन का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल ये है कि उम्र बढ़ाने की शारीरिक और विकासवादी स्थितियों पर चर्चा करें। एजिंग जो है एक ऐसी चीज है जिसको सभी को पास थ्रू करना पड़ता है। ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें, एजिंग होती क्यों है? तो इसके लिए हमारे पास दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है जो कि बोलता है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशनरी थ्योरी जो कि फिशर और वेजमन वगैरह उन्होंने बताया था। उन्होंने ये बताया है कि देखिए, इवोल्यूशन क्या करता है? इवोल्यूशन जो है बेस्ट जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है उसको तैयार करता है। इसके लिए हमारा जो पुराना जनरेशन है उसको खत्म होना चाहिए, इस वजह से वो खत्म हो जाता है और नया जनरेशन आ जाता है। इस वेजमैन थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया था। इवोल्यूशन इस तरह एजिंग नहीं करता है। इवोल्यूशन एजिंग इस तरह करता है जिसके कारण से नेचुरल सिलेक्शन जो कि एक नेचर का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है जैसे जैसे हमारा एजिंग होता है। इसकी वजह से जैसे हम 40 साल 50 साल 60 साल आगे बढ़ते जाते हैं, जो फोर्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है वो कमजोर पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखिए हैडन ने एक चीज बताया, एक डिजीज होती है हंटिंगटन। ये डिजीज जो है 30 साल के ऊपर के लोगों को होती है।
पहले जो है 30,000 साल पहले या 20,000 साल पहले या 10,000 साल पहले हमारे में से कोई 28 साल 29 साल से ऊपर बचता ही नहीं था। तो इस वजह से क्या होता था कि ये डिजीज शुरू ही नहीं हो पाती थी। इसकी वजह से नेचुरल सिलेक्शन को कभी इस डिजीज के ऊपर काम करने का मौका ही नहीं मिला। तो इस वजह से इसको कि ये अच्छा डिजीज है, अगर देखिए खराब चीज को नेचुरल सिलेक्शन निकालता जाता है, जब ये हुआ ही नहीं पहले तो कैसे नेचुरल सिलेक्शन उगाएगा। इस वजह से फोर्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है वो स्लो डाउन करता है, ये एवोल्यूशनरी थ्योरी बताता है, जिसकी वजह से एजिंग में सारे जो आपके डेलिटीरियस जीन्स हैं, जो हार्मफुल जीन्स हैं, वो इकट्ठे होते रहते हैं क्योंकि कोई चीज को हटा नहीं रहा है पहली जनरेशन से। सर, इस कार्यक्रम में एक और सेगमेंट होता है फैक्ट फाइल, तो हम फैक्ट फाइल सुनते हैं फिर सवालों की ओर रुख करेंगे। प्रौद्योगिकी में नई सीमाएं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में स्मार्ट स्किन विकसित की है, जो काफी हद तक इंसान की त्वचा से मिलती जुलती है। ये एक साथ दबाव, आर्द्रता और तापमान को महसूस करता है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न करता है। शोधकर्ता नई फोटोनिक सामग्री विकसित कर रहे हैं, जो एक दिन कम बिजली, अल्ट्रा फास्ट लाइट आधारित कंप्यूटिंग को सक्षम करने में मदद कर सकती है। अनुसंधान अब स्विच, रोटार या मोटर्स पर किया जा रहा है, जिसमें आणविक मशीनों के रूप में जाने जाने वाले निर्माण के लिए केवल कुछ परमाणु होते हैं। एक नई विकसित सामग्री हवा से जहरीले प्रदूषक बेंजीन की ट्रेस मात्रा को पकड़ने में सक्षम है। ऐसा करने के लिए मौजूदा सामग्रियों की तुलना में ये महत्वपूर्ण रूप से कम ऊर्जा का उपयोग करता है। वैज्ञानिकों ने त्वचा कोशिकाओं को फिर से जीवंत करने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। इस तकनीक ने शोधकर्ताओं को सेल्यूलर जैविक घड़ी को लगभग 30 वर्षों तक रिवाइंड करने की अनुमति दी है। चूहों पर नए शोध से पहली बार पता चला है कि जानवरों की आंत में मौजूद रोगाणु उनके खाने के लिए जो कुछ भी चुनते हैं उसे प्रभावित करते हैं। पृथ्वी प्रणाली मॉडल की नवीनतम पीढ़ी के भविष्य के अनुमानों का उपयोग करते हुए हाल के एक अध्ययन में पाया गया कि ग्लोबल वार्मिंग के तहत दुनिया के अधिकांश महासागर लगातार अपनी साल दर साल स्मृति खो रहे हैं। चंद्रमा पर मिट्टी में सक्रिय यौगिक होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन और ईंधन में परिवर्तित कर सकते हैं। आइस पेनेट्रेटिंग राडार डेटा से पता चलता है कि यूरोपा के आइस शेल के भीतर उथले पानी की जेबें आम हो सकती हैं। इससे बृहस्पति के चंद्रमा पर रहने की संभावना बढ़ जाती है। खगोलविदों की एक टीम ने एक नए प्रकार के तारकीय विस्फोट, एक माइक्रोनोवा को देखा है। और अब दोस्तों, हम आपको जानकारी दे दें आने वाले कुछ एग्जाम्स की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक इंजीनियरिंग परीक्षा 22 मई 2022 को आयोजित होने जा रही है। मणिपुर सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2016 मेंस 26 मई से आयोजित की जाएगी। एसएससी संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षा 2021 टियर 1 परीक्षा 26 मई से 10 जून तक आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक इंजीनियरिंग UPPSCAE परीक्षा 29 मई 2022 को निर्धारित है। दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं कार्यक्रम अभ्यास में, और जो कुछ सवाल हमारे लगभग अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं वो हम आपसे पूछना चाहेंगे। ये जो अगला सवाल है ये है अशोक का गाजियाबाद से। मेरा नाम अशोक, मैं रहने वाला गाजियाबाद निवासी। मेरा सवाल ये है, भारत में अपर प्रोपोर्शन काल के कलयुग का वितरण और विशेषता बताइए। एक अजीब सी बात है, हम जो आर्कियोलॉजिकल स्टेजेस में कल्चर को डिवाइड करते हैं वो है लोअर, मिडिल और अपर। ओके। मुश्किल क्या है इंडिया में, देखिए इंडिया में जो है उसमें हम लोग लोअर पैलियोलिथिक के हमको एविडेंसेस मिलते हैं, हमको मिडिल पैलियोलिथिक के एविडेंस मिलते हैं, मगर अपर पैलियोलिथिक के जो टूल टाइप्स हैं जैसे कि ब्यूरीन हो गया, ब्लेड हो गया, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग टूल्स होते हैं। जैसे कि लोअर पैलियोलिथिक में हमारे पास
चॉपर चॉपिंग टूल थे। मिडिल पैलियोलिथिक में हम जाएं तो हमारे पास मच फाइनर वेराइटीज़ के टूल्स थे, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स जिसे बोलते हैं। इस तरह हम अपर पैलियोलिथिक में जाएं, उसमें हमारे बहुत एडवांस टूल शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ब्लेड, ब्यूरीन, पॉइंट। देखिए, अपर पैलियोलिथिक का एक खास महत्व है, क्योंकि अपर पैलियोलिथिक वो स्टेज कहलाया जाता है जिसमें मॉडर्न होमोसैपियन शुरू हुआ। इससे पहले मॉडर्न होमोसैपियन शुरू नहीं हुआ था, इससे पहले होमो इरेक्टस था। हमारे इंडिया में ये जो स्टेज है ये मिडिल पैलियोलिथिक के साथ आ जाता है, इससे अलग नहीं आता है। तो इसका क्या मतलब माने कि हमारे यहाँ कोई अपर पैलियोलिथिक हुआ ही नहीं, जैसे कि हमारे पास मॉडर्न होमोसैपियन आए ही नहीं, हम लोग सीधे होमो इरेक्टस से आ गए, एक स्टेज मिस हो गया जी। ऐसी बात नहीं है। देखिए, कॉन्टेक्स्ट का अभाव है, मगर कंटेंट हमारे यहाँ उस स्टेज के हैं। बहुत अच्छे साइट्स मिले हैं आपके कि आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छे साइट्स मिले हैं। गोदावरी कृष्णा बेसिन में यहाँ आपके बहुत अच्छे साइट हुआ है। बेलन इलाहाबाद में बहुत अच्छा साइट्स हमको मिले हैं, जहाँ पे काफ़ी क्लियर हमको अपर पैलियोलिथिक के डिस्ट्रीब्यूशंस मिलते हैं। साउथ में हम चले जाएं, मुचलता चिंता गवी एक साइट है, उसमें हमको बहुत अच्छा अपर पैलियोलिथिक के सेपरेट मिडिल पैलियोलिथिक से अलग टूल टाइप्स मिले हैं। एक चीज़ का जो अभाव है, हमारे यहाँ कोई फॉसिल फाइंडिंग्स अपर पैलियोलिथिक की नहीं मिली है। देखिए, आपने इतने सारे सवालों के जवाब दिए जो हमारे लिसनर्स ने भेजे। अब हमारे यहाँ ये परंपरा है इस कार्यक्रम में कि आप एक सवाल पूछेंगे और हमारे लिसनर्स जवाब देंगे। तो आपका सवाल? मेरा सवाल लिसनर्स से यही होगा कि आप एंथ्रोपोलॉजी विषय यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज में या कंपटीशन एग्जाम में क्यों लेना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, हमारे लिसनर्स बहुत ही खुशी खुशी इस सवाल का जवाब देंगे। और हम दोस्तों को बता दें कि आपके फीडबैक का भी हमें इंतजार रहता है। आप इस कार्यक्रम में भाग लें और हमें जल्द से जल्द बताएं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है। और आज मैं अपने गेस्ट एक्सपर्ट का, प्रोफेसर मित्रा का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। और दोस्तों, चलने से पहले हम आपको इतिहास विषय की विजेता का नाम बता दें, हिमानी कौशिक। प्रोफेसर मित्रा का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर। और अगला अंक होगा इंडियन पॉलिटी सेंटर स्टेट रिलेशंस पर। आपके भेजे सवालों का हम करेंगे इंतजार व्हाट्सएप नंबर 9829094044 पर या फिर ईमेल आईडी abhyas.airnews@gmail.com पर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।